सुबह बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सुबह बोलेगा में हम बात करेंगे बैंक हड़ताल का दूसरा दिन। जी हां, मोदी सरकार सरकारी बैंकों का निजीकरण क्यों कर रही है या यूं कहें कि प्राइवेट क्यों बना रही है, यह सवाल आज बैंक कर्मियों के साथ ही आम लोगों को भी ऊहापोह की स्थिति में डाल रहा है, जिसके विरोध में बैंक यूनियनों ने 15 और 16 मार्च को बंदी का ऐलान किया है। आज हड़ताल के दूसरे दिन बैंकों में ताले पड़े रहे और कर्मचारी प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं। बैंकों की हड़ताल के बाद 30,000 करोड़ रुपए का लेन देन ठप हो गया है। 10 लाख कर्मचारियों के हड़ताल में जाने से ग्राहकों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। बैंक कर्मियों की हड़ताल की सबसे बड़ी वजह सरकार का प्लान है कि वो आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 और सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है। बैंक यूनियनें निजीकरण का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि जब सरकारी बैंकों को मजबूत करके अर्थव्यवस्था में तेजी लाने की जिम्मेदारी सौंपने की जरूरत है, उस वक्त सरकार एक कदम उल्टे रास्ते पर चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि इसी साल से 2 सरकारी बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। ऐसी चर्चा जोरों पर है कि सरकार 4 बैंक बेचने की तैयारी कर रही है। इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम लिए जा रहे हैं। बैंकों के मामले में बड़ी समस्या यह भी है कि पिछली तमाम सरकारें जनता को लुभाने या वोट बटोरने के लिए ऐसे ऐलान करती रहीं जिनका बोझ सरकारी बैंकों को उठाना पड़ा। कर्ज माफी इनका सबसे बड़ा उदाहरण है। और उसके बाद जब बैंकों की हालत बिगड़ी तो सरकार को उनमें पूंजी डालकर फिर उन्हें खड़ा करना पड़ा। पिछले 3 सालों में ही सरकारी बैंकों में 1.5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी डाली जा चुकी है और 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड के जरिए भी दी गई है। अब सरकार की मंशा साफ है कि बैंक यूनियनों ने निजीकरण के फैसले के खिलाफ लंबे प्रतिरोध का कार्यक्रम बनाया है। इसके चलते 2 दिन के लिए सूबे के करीब 10 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। आज हड़ताल के दूसरे दिन भी बैंकों में कामकाज ठप रहा और इसका खामियाजा सीधे ग्राहकों को भुगतना पड़ा। भले ही बैंक कर्मी हड़ताल करके अपना विरोध जता रहे हैं, लेकिन सरकार किस सोच के तहत निजीकरण का कदम उठाने जा रही है, इस पर सरकार का फैसला आखिर होगा। फिलहाल बैंक कर्मियों के 2 दिन की हड़ताल से ग्राहकों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो निजीकरण को लेकर तकरीबन 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी इस वक्त हड़ताल पर हैं। लेकिन हाँ, ये भी आपको बता दें, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस और कोटक महिंद्रा और इंडसलैंड जैसे बैंकों का कामकाज सामान्य दिनों की तरह चल भी रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी तादाद है। आप सोचिए 10 लाख कर्मचारी का हड़ताल पर होना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर लोगों को समस्या और दिक्कत हो रही होगी। लेकिन इस बीच कई ऐसे सवाल हैं। निजीकरण से क्या हल निकलेगा, ये अपने आप में अहम सवाल है जो लोगों के जहन में होगा। क्या प्राइवेट करने से बैंकों का हल निकल जाएगा? निजीकरण से काम करने की प्रणाली क्या बेहतर हो पाएगी? ये ऐसे सवाल हैं जो बड़े अर्थशास्त्री हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। क्या प्राइवेट करने से समस्याओं का हल निकल आएगा? हितों का टकराव होगा जब चीजें निजीकरण के निजी हाथों में जाएंगी, वित्तीय स्थिरता भी देखने को मिलेगी। इस स्थिति से निपटा कैसे जाएगा? क्या इसको लेकर सरकार के पास कोई रोड मैप है? तो कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देने होंगे और वो जवाब शायद मुझे लग रहा है कि बड़े पैमाने पर जो 10 लाख कर्मचारी हैं वो मांग भी रहे हैं। वो तो चाहते नहीं हैं कि निजीकरण हो। कई उनकी मांगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। इस वक्त सुबह बोलेगा में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और इसी मुद्दे को हम उठा भी रहे हैं। निजीकरण के खिलाफ बैंकों की हड़ताल है और ये हड़ताल बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है। फिलहाल हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें।
अनुराग श्रीवास्तव एसबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सुनील कुमार प्रधान बैंक कर्मचारी हैं, इस वक्त राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील कुमार प्रधान जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो, तमाम गेस्ट और भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आप भी सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हड़ताल को लेकर, निजीकरण को लेकर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप भी हमसे इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप कॉल करिए और आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे। फिलहाल बड़ा फैसला एक तरफ लिया जा रहा है, इस फैसले का जमीनी स्तर पर असर क्या होगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन इन सब के बीच कई ऐसे सवाल हैं कि निजीकरण से क्या हल निकलेगा और बैंकों का निजीकरण कितना सही है। बैंकों का निजीकरण कितना सही है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने इंटरव्यू के दौरान ये बात कही है और वो निजीकरण के खिलाफ वो कह रहे हैं कि निजीकरण सही फैसला नहीं है। कई ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो निजीकरण की मुखालिफत कर रहे हैं और इसके पीछे वो बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि निजीकरण जब होगा तो हितों का टकराव होगा, वित्तीय स्थिरता जो पैदा होगी। जब कर्ज लेते हैं अपनी कंपनी के लिए कोई, तो संभावित अपराध को पकड़ने के लिए हमारे पास नज़र रखने का ढांचा क्या होगा, इस पर वो सवाल उठा रहे हैं। जब निजी हाथों में, निजी क्षेत्र में चली जाएगी तो कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देने पड़ेंगे। फिलहाल इन सब के बीच एक लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर हड़ताल कर रहे हैं। ये संख्या कोई हज़ारों में नहीं है, ये संख्या तकरीबन 10 लाख है। 10 लाख से अधिक कर्मचारी, अधिकारी इस हड़ताल में शामिल हैं। 9 बैंक यूनियनों के समूह यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 15 और 16 मार्च को राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल की घोषणा की है। हमारे साथ इस वक्त तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। निजीकरण को लेकर आपकी राय क्या है और आप भी हमारे साथ पूछ सकते हैं। राजेंद्र अवस्थी बैंक कर्मचारी इस वक्त हमारे साथ, वो भी जुड़ गए। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो ठीक है, सबसे पहले सीधे रुक करते हैं अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ। अनुराग जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है। जी अनुराग जी, क्या कहेंगे सबसे पहले जो बैंक यूनियन निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जी, निजीकरण से कोई फायदा नहीं होता कि अगर आप ये सोचे कि सिर्फ निजीकरण की चीजें प्रॉफिटेबल होती है तो ऐसा कर नहीं है। क्या कि प्राइवेट जो बैंक हमारे जितने फेल हुए, ज्यादातर बैंक वो प्राइवेट थे। पीएमसी बैंक आपके सामने उदाहरण है, यस बैंक फेल हुआ, उसका टेक ओवर स्टेट बैंक ने किया, उसको संभाल रहा है। ठीक है, अगर प्राइवेट सेक्टर ही सफलता की गारंटी होती तो जो हमारे बड़े बड़े एनपीए हैं वो तो लार्ज कॉर्पोरेट के हैं ना। तो अगर प्राइवेट, तो फिर क्यों एनपीए होते हैं लार्ज प्राइवेट के लोन? इसलिए ये कहना कि प्राइवेट से सफलता मिल जाएगी या हमेशा सफल होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि हमारे जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं ज्यादातर सब ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रहे हैं। नहीं, अब अगर इतने ज़्यादा आप जैसा कि अनुराग श्रीवास्तव जी बता रहे हैं कि भाई इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे घाटा ही घाटा है, ये दिक्कत पैदा करेगा, तो फिर सरकार क्यों कर रही है, क्यों इस तरह का कदम उठा रही है? उसके पीछे की मंशा क्या है अनुराग श्रीवास्तव जी? अब ये तो मैं इसका मंशा सरकार, ये तो सरकार बता पाएगी बेहतर क्यों है। लेकिन जब 1969 में स्टेट 1969 में जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1980 में 6 बैंकों का हुआ था। उसके बाद से आप देखिए जो बैंकिंग सेवाएं हैं, जो पहले हमारे दूर दराज गाँव में नहीं पहुंचती थी, गरीब जनता को बैंकिंग सेवाओं से मरहूम था, आज की तारीख में हमारे सभी राष्ट्रीयकृत बैंकिंग शाखाएं दूर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ों तक अवेलेबल हो गए। वो सस्ते दरों पे सारे गरीब जनता को बैंकिंग सेवाएं दे रहे हैं। अगर हम सरकारी बैंक हटा के प्राइवेट कर देंगे तो प्राइवेट बैंक आप पाएंगे सिर्फ बड़े बड़े शहरों में है,
और उनकी सर्विस चार्ज भी आपको सरकारी बैंकों से ज़्यादा है। तो हमारी जो जन सेवा की सर्विस का गोल है, वो फिर प्राइवेट बैंक प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। उनका ध्यान सेवा पे कम होगा, जनता की अपना प्रॉफिट बढ़ाने पे ज्यादा होगा। सुनील कुमार प्रधान जी, आप क्या कहेंगे, निजीकरण से समस्या का समाधान निकलेगा? निजीकरण से बैंकों का समाधान नहीं निकलेगा, सरकार का समाधान नहीं निकलेगा। सरकार निजीकरण जो कर रही है बड़ा ही गलत कर रही है। हाँ बोलिए सुनील कुमार जी, आपकी आवाज हम तक साफ आ पा रही है, आप बोल सकते हैं। जी 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 बैंकों का निजीकरण सरकार बहुत गलत कर रही है। निजीकरण से केवल और केवल सरकार बैंकों को बेचना चाह रही है, जिससे गरीब जनता का भला नहीं होने वाला। गरीब जनता का जो पैसा है वो सरकार निजीकरण के हाथों में देके और उनके पैसे की कोई भी गारंटी नहीं रहेगी। पब्लिक की किसी भी पैसे के जो क्यों ऐसा लग रहा है? तमाम है जो प्राइवेट बैंक चल रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि निजी क्षेत्र में जाने के बाद आप किस तरह की समस्या, किस तरह की दिक्कतें पैदा हो जाएंगी? देखिए, निजीकरण जो सरकारी योजनाओं का लाभ जो बैंकों को जनता को मिलता था, वो प्राइवेट बैंक होने पर नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ना प्राइवेट बैंक जनधन खाता खोलते हैं, ना पीएम स्वनिधि करती है, ना पीएमएसबीवाई करेगा, ना पीएमजेजेबीवाई करेगा। प्राइवेट बैंक केवल अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है, बल्कि नेशनलाइज्ड बैंक जो है बैंक की समस्त जन कल्याण योजनाओं का अनुपालन कराती है। ठीक है राजेंद्र जी, क्या आपको आवाज में कोई समस्या आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। ठीक है, हमारे साथ राजेंद्र अवस्थी जी भी। राजेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? जो बात सुनील कुमार प्रधान है, बैंक कर्मचारी हैं, उन्होंने कही, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा भाई, अगर निजीकरण का फैसला सरकार ने लिया है, जिसको लेकर इस वक्त 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो हर चीज़ के अगर कोई पॉजिटिव होता है तो उसका कुछ निगेटिव भी होता है, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन इस फैसले को आप किस तरह से देखते हो और क्या कहेंगे? मेरा मानना यह है कि जितनी बैंकें आज राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, वो अब से पहले सब निजी क्षेत्र की बैंकें हुआ करती थी। और उसमें यह देखा गया है कि ये जो निजी बैंक हैं, ये केवल अपने निजी हित में ही काम कर रही हैं। इनका ना तो देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में इनका कोई योगदान रहा है, ना ही इनका अन्य मूलभूत सुविधाओं में कुछ योगदान रहा है इनका, ना इनका सामाजिक विकास करने में कोई योगदान रहा है। आजादी के बाद जब सरकार ने देखा कि जो प्राइवेट बैंक हैं, इनका कुछ भी हमारे आर्थिक, सामाजिक और मूलभूत सुविधाओं में कोई भी इनका योगदान नहीं हो रहा है, तब जाके गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि इनका राष्ट्रीयकरण किया जाए, जो कि देश हित में अच्छा रहा है। और राष्ट्रीयकरण के परिणाम ये रहे हैं कि आज जो भी देश का विकास हुआ है, उसमें बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे हरित क्रांति आई हो, चाहे श्वेत क्रांति आई हो, इस सभी में हमारे जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां तक बात करते हैं हम कि इससे ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा राजेंद्र जी। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से इस बीच एक दर्शक है। चंद्र प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के बैनर तले हम लोग भी स्ट्राइक करा करते थे, स्टेशन के ऊपर गाड़ियों को रोका करते थे, मगर गाड़ी को निर्धारित समय पर हम प्रस्थान करवा देते थे। धरना प्रदर्शन हमारा अधिकार है, बैंक वालों का भी अधिकार है। मैं बैंक के कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं, उनको ये अधिकार दिया है हमारे संविधान ने। परंतु 2 दिन तक आप स्ट्राइक करेंगे, ये न्याय संगत बात नहीं है। आप 4 घंटे करिए, 8 घंटे करिए, 1 दिन करिए, ठीक है। आपने विरोध प्रदर्शन, जो आपके अधिकार है उसके लिए आप लड़िए, परंतु राष्ट्र का करोड़ों रुपए का नुकसान हो, ये भी तो न्याय संगत बात नहीं है। क्योंकि हम जो है ना, आप हो, खान साहब चाहे मैं हूँ, ये आखिर पैसा किसकी जेब में से जाता है? ये आपकी तनख्वाह में से जाता है, मेरी पैसा से जाता है। और जो टैक्स पे का जो पैसा है वो देश के प्रोग्रेस के लिए लगना चाहिए, देश के जो है ना विकास में पैसा लगना चाहिए।
ये बैंक वाले 2 दिन तक धांधलेबाजी करते हैं, ये गलत है। मैं इनके पक्ष में नहीं हूँ। ठीक है चंद्र ये प्रकाश इस तरह से आप 2 दिन बैंक बंद ठीक है करेंगे चंद्र तो प्रकाश जी, करोड़ों रुपए आपकी- का नुकसान। ठीक है, बात आगे आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश जैन मेरठ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। उमेश जैन जी, क्या कहेंगे आप? नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि सरकार को बैंकों का निजीकरण नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि सरकार को बैंकों का निजीकरण नहीं करना चाहिए। सरकार जो है इसको निजीकरण की तरफ ले जा रही है। इससे प्राइवेट सेक्टर में जाने से आगे चलकर कोई किसी की बात नहीं सुनेगा। आम आदमी को बहुत परेशानी होगी। आम आदमियों को बैंक से लोन भी नहीं मिलेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है प्राइवेट बैंक ज्यादा लेते हैं, जिससे आम आदमी का भला नहीं होने वाला। इसलिए सरकार को प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहिए और सरकारी बैंकों को ऐसे ही काम करते रहना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए उमेश जैन जी, अपनी बात रखने के लिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। राजेंद्र जी, अपनी बात को जल्दी से पूरा करें। मैं ये कह रहा था कि आजादी के बाद 80% जो अर्थव्यवस्था थी वो हमारे निजी बैंकों के पास ही थी। मगर इन निजी बैंकों ने ना तो हमारा सामाजिक, आर्थिक और मूलभूत सुविधाओं में इनका देश के प्रति कोई भी योगदान नहीं रहा। इसी वजह से सरकार ने 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, फिर 80 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया। केवल उसका उद्देश्य यही था कि जो देश का पैसा है, जो देश की पूंजी है, वो देश के विकास में भी लगे, आर्थिक देश का विकास हो, मूलभूत सुविधाओं में विकास हो। और ये जब नेशनलाइज बैंकें कर दी गई, उसके बाद में इसके परिणाम भी देखने को मिले हैं। हरित क्रांति आई देश में, श्वेत क्रांति हुई देश में, और बैंकिंग सुविधाएं जो पहले केवल कुछ लोगों तक ही सीमित थी, उनका बहुत ज्यादा विस्तार हुआ, विकास हुआ। और जिन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही थी, किसान, गरीब, सुदूर क्षेत्रों के मजदूर, वहां तक बैंकिंग पहुंचाई गई, उनको भी बैंकिंग का लाभ प्राप्त हुआ। जो हमारे गरीब मजदूर जो पूंजीपतियों द्वारा, साहूकारों द्वारा जिनको कर्ज दे करके उनको सदा के लिए, पूरे जीवन भर के लिए जो गुलाम बना लिया जाता था, उस प्रथा से मुक्ति मिली। देश के आर्थिक विकास में काफी प्रगति हुई। बेरोजगारी दूर करने में नेशनलाइज बैंकों ने बहुत बड़ा योगदान किया। शिक्षित जो रोज हमारे बेरोजगार थे, उनको उन्होंने उद्योग लगाने के लिए पैसा दिया। वो लोग अपने स्वरोजगार प्राप्त करके उनको उसके लिए प्रोत्साहन दिया गया कि आप स्वरोजगार पैदा करिए और खुद स्टैंड करिए अपने आप। छोटे कमजोर वर्ग के जो मझोले मजदूर थे, हमारे छोटे भूमिहीन जो मजदूर किसान थे, उनको भी ऋण दिया गया। तमाम सारी सुविधाएं दी गई, उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको लोन दिया गया, जिससे किसान भी हमारा काफी मजबूत हुआ और काफी देश के विकास में इन बैंकों का योगदान रहा। देश के तमाम सारे बीमार उद्योग थे जिनको पूंजी की आवश्यकता थी, जब नेशनलाइज बैंक हुए नहीं तो राजन जी, अब सरकार अगर निजीकरण का फैसला ले रही तो किस तरह की दिक्कत समस्या पैदा होंगी? सबसे बड़ा जो इसमें लाभ हुआ है ये कि जो हमारा कासा डिपॉजिट होता है, जो 0% पर हम जब बैंक में जमा होता है, वो देश के विकास में लगता है। जैसे कि करेंट अकाउंट में पैसा हमारा जमा होता है बैंक का, इस पर बैंक को कोई ब्याज नहीं देना होता है। मगर इस बैंक का जो पैसा आता है, इसको देश के विकास में, देश के उद्योग धंधों में, मूलभूत सुविधाओं में गवर्नमेंट यूज करती है। अगर ये बैंक प्राइवेट हो जाए तो ये कासा डिपॉजिट का जो यूज है वो केवल और केवल निजी, जो लोग निजी हाथों में जो बैंक जाएगा उनके लाभ में जाएगा। दूसरा, जो हमारे पास अनक्लेम्ड मनी पड़ी हुई है, करोड़ों अरबों रुपए अनक्लेम्ड मनी बैंक के पास पड़ी है, जो देश में काम आती है, वो अनक्लेम्ड मनी ये प्राइवेट वाले लोगों के पास जाएगी, उसका वो लोग सदुपयोग करेंगे और निजी क्षेत्र में हरदम निजी हित में ही लोग अपना काम करेंगे, देश हित में कभी काम नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग नेशनलाइजेशन का जो प्राइवेटाइजेशन तरफ जो बैंक गवर्नमेंट लेके जा रही है, उसका विरोध कर रहे हैं। इसमें जो देश के गरीबों का पैसा जो बैंक में जमा होता है,
उन पैसे की कोई गारंटी नहीं रह जाएगी। कल को कुछ पैसे कौन यूज करेगा, कब उसको 5 लाख की जो बैंक ने इंश्योरेंस किया है, 5 लाख के ऊपर पैसा बैंक डूब जाती है तो कुछ नहीं मिलेगा उसको। इसलिए हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। यह लड़ाई हमारी बैंक एम्प्लॉइज की नहीं है, ये लड़ाई आम जनता की है। इसमें सबसे ज्यादा आम जनता को नुकसान होने वाला है। और हम लोग जो 2 दिन की हम लोग स्ट्राइक करिए, उसका उद्देश्य यही है आम जनता को अवेयर करना है कि इसमें आप लोगों का हित छिपा हुआ है, आप लोगों को नुकसान होने वाला है, इसलिए हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं इससे। हमारे साथ शबनम पांडे बीजेपी प्रवक्ता है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। शबनम पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निजीकरण का फैसला है जिसको लेकर बहुत बड़ी तादाद में 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। क्या निजीकरण इसका हल है? क्यों नहीं हम सरकारी व्यवस्था को ही बेहतर बना सकते हैं? हमें क्यों निजीकरण की ज़रूरत पड़ रही है, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि सरकार ने काफी सारे बैंक्स को मर्ज करके, आपने देखा कि 27 के तादाद में बैंक थे, उनको 12 के तादाद में आज हमारे देश में बैंक है। 1991 से ये कहा जा रहा था आर्थिक सुधार के तहत कि सरकार व्यापार नहीं करती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात को कहा कि व्यापार सरकार नहीं करती है, व्यापार करने के लिए बैंक नहीं चलता। जब राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंक का तो यही बात कही गई थी कि सेठों की कठपुतली बन के बैंक रह जाती है। लेकिन जब राष्ट्रीयकरण हो गया तो उसके बाद से जिन बैंकों के निजीकरण की बात की जा रही है वो इसलिए क्योंकि वो घाटे में है, और सबसे पहली चीज वो पिछली सरकारों की कठपुतली बन के रह गई। जो भी सामाजिक सरोकार की कोई योजना होती थी, सरकार उससे बैंक से लेते चले जाते थे, और सबसे ज्यादा सामाजिक सरोकार से भी ज्यादा किसानों का ऋण माफी जो एक कार्यक्रम चलाती थी, किसानों के आर्थिक सुधार पे सरकार काम नहीं किया करती थी, उनको ऋण तले दबते रहने देते थे, और जब चुनाव आता था तो ऋण माफी का ऐलान करके वो बोझ बैंकों पे डाला करते थे। तो आप देखिए कुछ सेक्टर्स बैंक के ऐसे हैं जो कमजोर होते चले गए, और सरकार को उनको चलाने के लिए सरकार पर बोझ आता चला गया। अगर 3 साल का, पिछले 3 साल का सरकार का बताएं तो 1.5 लाख करोड़ की पूंजी पहले सरकार ने डाली, फिर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड के जरिए दिया गया। तो ये बैंक अपने को ही चला नहीं पाते थे। जो करंट में बैंक की व्यवस्थाएं हैं, चलने का तरीका है, उससे ये कुछ बैंक इतने पिछड़ गए कि आज सरकार को बार बार उस बैंक को खड़ा करने के लिए उसमें लागत लगानी पड़ती है। तो ऐसे बैंकों में जिसपे कि एक बड़े अमाउंट का फंड सरकार को देना पड़ता है, अगर वो निजी हाथों में जाएगा तो जो नुकसान है उसको भी वो निजी हाथों में ही उसको पूरा किया जा सकेगा। ये शबनम पांडे जी, ये कोई डेटा आप रख सकती है भाई, निजीकरण को लेकर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये चीजें फायदेमंद साबित होंगी? क्योंकि निजीकरण का जो इतिहास हमने देखा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। लेकिन अगर आप बैंकों की जैसा की बात कर रही, क्यों ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आपके पास कोई भी जिसे कह सकते हैं नज़र रखने की प्रणाली नहीं है भाई, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको क्लियर नहीं किया जा रहा है, साफ नहीं किया जा रहा है, जिसको मुझे लग रहा है बैंक कर्मचारी भी नहीं समझ पा रहे हैं। और इसको लेकर के क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि निजी हाथों में जाने के बाद स्थिति बेहतर हो जाएगी? हम पुरानी व्यवस्था को दुरुस्त क्यों नहीं कर सकते हैं? शबनम पांडे जी, शबनम पांडे जी, आप बोल सकती है अगर मेरा सवाल आप तक पहुंचा हो। मुझे आवाज नहीं आई, एक बार फिर से दोहराएं। शबनम पांडे जी, मेरा ये कहना है कि भाई आप जो निजीकरण की बात कह रही हैं, सवाल ये है मेरा कि भाई ना नज़र रखने का कोई हमारे पास ढांचा है, खासकर आप जब बैंकों का निजीकरण करती हैं। और दूसरी बड़ी बात, जैसा कि हमारे साथ राजेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने तमाम तरह की समस्याएं बताई हैं, खासकर उसको लेकर क्या कहेंगे आप? तो सबसे बड़ी समस्या अगर लोगों के सामने आ रही है कि बैंक कर्मी है वो सोच रहे हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा, पर कहीं ना कहीं इस बात को वित्त मंत्री जी ने साफ तौर पे कहा है कि वो निजी हाथों में जाने के बावजूद भी उनकी सुरक्षा
की व्यवस्था रहेगी, उनकी नौकरी जाने की बात नहीं रहेगी। दूसरी बात, जिन बैंकों के निजीकरण के बारे में सरकार सोच रही है, वो बैंक कहीं ना कहीं आज के बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग का जो स्टाइल है, जो आज आप देखिए कि पूरी तरीके से बैंक में धन जमा करने, डिपॉजिट करने के ठीक है। हमारे साथ अर्थशास्त्री भी जुड़े, शबनम पांडे मैं आपके पास आऊंगा। भूपेंद्र तिवारी जी अर्थशास्त्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी पिछड़े हुए बैंक जी भूपेंद्र तिवारी जी, मैं आऊंगा। शबनम पांडे जी, सरकार का नियंत्रण हटाने के पक्ष में अर्थशास्त्री हैं, कहने कई ऐसे सवाल हैं। फिलहाल मैं निजीकरण को लेकर सीधा सवाल इस वक्त पूछना चाहता हूं भूपेंद्र तिवारी जी से। भूपेंद्र जी, निजीकरण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम बैंक कर्मी इस वक्त हड़ताल पर हैं, सरकार अपनी बात रख रही है, बैंक कर्मचारी जो है वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल बहुत बड़ा ये है, क्या निजीकरण से समस्या का समाधान होगा या हम पुरानी व्यवस्था को ही बेहतर कर सकते हैं? और निजीकरण का इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि जो इससे प्रीवियस ऐसे फैसले लिए गए उसका असर भी क्या देखने को मिला। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थोड़ा मैं देर से जुड़ पाया। मैं कल आपके चैनल पर ही एक और कार्यक्रम में था और उसमें भी इसी निजीकरण पर ही बात हुई थी। आजकल जो डिबेट हो रही है और जो बातें लोग कर रहे हैं और जो पक्ष रख रहे हैं, उसमें ला करके घुसेड़ दे रहे हैं कि कर्मचारियों का पक्ष। अरे कर्मचारी तो 2-4 साल बाद रिटायर हो जाएगा। कर्मचारी का आप जो उसको बेनिफिट है, वो तो बेनिफिट आप देंगे ही देंगे, अगर वो वीआरएस लेता है तो भी देंगे। सवाल इस बात का है कि आम जनता का क्या होगा। 1,75,000 करोड़ रुपया सरकार इससे जुटाने की व्यवस्था कर रही है। कह रही है हम निजीकरण करके 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या इस फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए, राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए एक बार आपने निजीकरण का रास्ता अपना लिया, अरे आप एसेट जनरेट करिए जो हमेशा आपके फिजिकल डेफिसिट को पूरा करे। केवल निजीकरण से एक बार आपने कुछ बैंकों को पेश दिया तो क्या दोबारा फिजिकल डेफिसिट आएगा? तो उसको पूरा करने के लिए आप किसको भी फिर निजीकरण करेंगे? नंबर एक, आप बात करिए 1969 से। 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 14 और 80 में आइए 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो आपने राष्ट्रीयकरण का वो दौर देखा। उसके पहले के बैंक प्राइवेटाइजेशन थे। इसके बाद आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करनी शुरू करी। सारे बैंक रूरल एरियाज में नहीं पहुंच पा रहे थे, तो आपने 93 में आपने बैंकों को, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को ओपन कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी अब अपना बैंक खोल सकते हैं 93 में। लेकिन 93 के बाद आप सोचिए, जब आपके जो एनपीए बढ़ने की बात की जा रही है, उसके लिए बेसल नॉर्म्स लाए गए। बेसल 1 लाया गया, बेसल एकॉर्ड, जिसको बेसल एकॉर्ड 1 कहा गया। फिर इसके बाद 2009 तक बेसल 2 नॉर्म्स फॉलो करने थे, 2019 तक बेसल 3 नॉर्म्स फॉलो करने थे। ये एनपीए को घटाने के लिए था। सरकार ने इसके अलावा एनपीए को कंट्रोल करने के लिए एक दूसरी भी व्यवस्था रखती है, जिसको कहते हैं सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट में यह प्रोविजन है कि अगर ऋणों की वसूली कैसे की जाएगी और ऋणों को वसूली को लेकर के अगर किसी को कोई एतराज है तो वो कैसे डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाएगा और वहां पर वो अपनी बात को रखेगा। तीसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए 2009 की घटना, आप 2008 की बात करिए जब सब प्राइम क्राइसिस हुआ और लेहमैन ब्रदर्स डूब गया, तो ऐसी स्थितियां अगर प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की आती हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार के बजट में ही प्रोविजन किया गया था कि हम केवल जो कंज्यूमर्स हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, उनके 5 लाख रुपए ही लौटाएंगे। अगर हमारा 50 लाख किसी प्राइवेट बैंक में जमा है तो हमें तो 5 लाख ही वापस मिलेगा अगर बैंक डूब जाएगा। तो हम प्राइवेट सेक्टर पर भरोसा करें या पब्लिक सेक्टर पर भरोसा करें? नंबर 1। नंबर 2, आप बात करिए, क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक जीरो फ्रिल अकाउंट खोलेंगे? फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन खाते की बात आप करते हैं, पीएम स्वरोजगार योजना की बात करते हैं, पीएम स्वनिधि योजना की बात करते हैं, किसान सम्मान निधि की बात करते हैं। क्या इन योजनाओं का माध्यम प्राइवेट सेक्टर बैंक बनेंगे? क्योंकि पिछला रिकॉर्ड तो यही कहता है कि उन्होंने इन सब योजनाओं को लागू करने से मना कर दिया और सरकार ने उनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया। कल को जब प्राइवेट सेक्टर के बैंक आ जाएंगे तो क्या ये सारी योजनाओं का करेंगे? बड़ी बात भूपेंद्र जी आपने कही है कि अगर आप निजीकरण करेंगे तो क्या वो तमाम सरकारी योजनाएं आम आदमी तक पहुंच पाएगी? बड़ी बात है। मैं आऊंगा, ब्रेक का वक्त भूपेंद्र जी हो चुका है, मैं आऊंगा। फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार इस सवाल का जवाब लिया जाएगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन, आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार योगी सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बैंक हड़ताल का दूसरा दिन है। बैंक कर्मचारियों के अपने कई सवाल हैं। सरकार भी प्राइवेट बैंक, खासकर निजीकरण को लेकर अपनी बात साफ तौर पे रख रही है, लेकिन निजीकरण को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। बैंक में ताले लटके हुए हैं। ग्राफिक्स के जरिए हड़ताल में हिस्सा ले रही हैं 9 बैंक यूनियन। 10 लाख बैंक कर्मचारी और कर्मी आधिकारिक हड़ताल में शामिल हैं। पब्लिक सेक्टर के 9 बैंकों की यूनियन का ऐलान भी साफ तौर पे कर चुके हैं। हड़ताल की वजह से ग्राहकों को भारी परेशानी हो रही है। यूपी में 30,000 करोड़ का लेन देन ठप रहा है। और लखनऊ से अमित इस बीच एक दर्शक भी हमारे साथ हैं। अमित, क्या कहना चाहेंगे आप? हमें कहना चाहेंगे कि ये सरकार का निजीकरण का जो एक प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। बैंक वाले इसको अन्यथा न लें। ये बहुत ही आगे जाकर के बहुत ही इससे जो प्रोग्रेस होगी। और जो प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा तो उनका मार्केट से बहुत बढ़ जाएगा। निराश बैंक कर्मचारी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित का कहना है कि प्राइवेटकरण बेहतर ऑप्शन है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भूपेन जी भी हमारे साथ हैं अर्थशास्त्री। भूपेन जी, जल्दी से अपनी बात को मुकम्मल करें। देखिए, हमारा सीधा यहीं से मैं बात उठाता हूं जो अभी अमित जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा मुकम्मल है, लेकिन जब वो बैंक खाता खुलवाने की बात आती है तो बैंक खाता खुलवाने सरकारी बैंक में पहुंच जाते हैं। योजनाओं का लाभ लेना होता है तो सरकारी बैंक में पहुंच जाते हैं और गुणगान करते हैं प्राइवेट बैंक का। लेहमैन ब्रदर्स जब डूबा था तो ऐसी परिस्थिति आई अगर, तो आपका तो 5 लाख रुपए ही वापस होगा। ऐसी परिस्थिति के लिए क्या कोई तैयार है क्या? दूसरी चीज ये है कि जब जनधन अकाउंट में खाते खोले जा रहे थे, जीरो फ्रिल अकाउंट्स खाते खोले जा रहे थे, तो क्या जीरो फ्रिल अकाउंट्स प्राइवेट सेक्टर के बैंक खोलने के लिए तैयार है क्या? वो मिनिमम बैलेंस अपना इग्नोर करेंगे क्या? तीसरी बात हमारी जो सबसे बड़ी बात है कि रूरल सेक्टर में क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक जाकर के ब्रांचेस खोलेंगे और वहां पर जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनके जीरो बैलेंस अकाउंट खोलेंगे और उन पर कोई चार्जेस नहीं लगाएंगे। तीसरी बात, अगर इन पर मुद्रा लोन योजना का अगर के माध्यम से अगर इनको लोन देने के लिए कहा जाएगा तो क्या ये उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? या अन्य सरकारी योजनाओं के जब क्रियान्वयन की बात आएगी तो क्या ये और बाकी योजनाओं में पार्टिसिपेट करेंगे? क्योंकि
जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो डिमोनेटाइजेशन के दौरान भी आपने देखा था प्राइवेट सेक्टर बैंक किस तरह से काम किए थे और किस तरह से कुछ बैंकों के ऊपर आरोप भी लगे थे और उनके ऊपर सरकार ने कोई एक्शन भी नहीं लिया आज तक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक कहना कि इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारी हैं, हो सकता है कुछ कर्मचारी जिम्मेदार होते हैं, कुछ कर्मचारी जरूर हो सकते हैं कि वो अकर्मण्य हो, लेकिन सारे लोग सिर्फ एक जिम्मेदारी ठहरा देना कि केवल कर्मचारियों की वजह से इसको निजीकरण कर देना चाहिए और निजीकरण पे जाते ही बड़ी बात भूपेंद्र जी आपने कही है कि ये बहुत बड़ी बात है कि भाई सारे कर्मचारियों को एक तराजू में तौल देना, ये इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। हमारे साथ शबनम पांडे जवाब दें। भाई तमाम ऐसे सवाल हैं जिसकी बात भूपेंद्र भी कर रहे हैं, जिसकी हो सकता है बात आम आदमी भी कर रहा है कि भाई सरकारी योजना जो है बहुत अहम योजना है, क्या वो जब आप निजीकरण करेंगी तो क्या वो एक आम आदमी तक, एक गरीब आदमी तक पहुंचेगी? कई ऐसे सवाल हैं, जवाब दें शबनम पांडे जी। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को मैं साफ तौर पे कह देना चाहती हूँ कि इस बात को सरकार ने कहीं नहीं कहा कि सारे सरकारी कर्मचारी लापरवाह होते हैं। ऐसा कभी भी किसी भी क्षेत्र में नहीं कहा जा सकता है। कुछ अगर लापरवाह होते हैं तो कुछ बहुत ही जिम्मेदार भी होते हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते जी। इसकी तारीफ गवर्नमेंट सेक्टर के बैंकों की तारीफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया है उनके कर्मचारियों की। नहीं, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि देखिए ये तर्क देना कि सब लापरवाह हैं, ये नहीं वो तर्क नहीं। भूपेंद्र तिवारी जी ने जो सवाल उठाए मैं उसके जवाब चाहता हूँ आपसे देना गैर जिम्मेदार। ठीक है, वो हम मान गए। भूपेंद्र तिवारी जी ने जो सवाल उठाए मैं उनके जवाब चाहता हूँ शबनम पांडे जी। क्या नजर रखने का कोई ढांचा है? हमने डीमोनेटाइजेशन में तमाम चीजें देखी हैं कि प्राइवेट बैंकों ने किस तरह से क्या खेल किया है, वो भी किसी से छिपा नहीं है। नजर रखने की कोई प्रणाली है जब आप निजी हाथों में चीजों को देंगी? सरकारी योजनाओं का लाभ एक आम आदमी तक कैसे पहुंचेगा? जनधन खातों की बात करें, तमाम ऐसी मुद्रा योजना की बात करें, तो कैसे ये तमाम योजनाएं पहुंचेंगी? इसका कोई ढांचा तैयार किया गया है? बात से शुरू कर रहा हूँ, क्षमा करिएगा मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। पांडे जी, मैं आपकी बात से कर रहा हूँ। मैडम, आप हमसे बड़ी हैं उम्र में, थोड़ा सा डेटा के साथ मैं बात करता हूँ। कल से तर्क दिया जा रहा है कि 86% जो एनपीए है वो सरकारी बैंकों का है और 14% एनपीए जो है वो प्राइवेट सेक्टर के बैंकों का है। यही कहना चाह रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आप एक चीज बताइए कि एनपीए सबसे ज्यादा सरकार को लोन किसने दिया? डब्ल्यूएमए के रूप में सरकारी बैंकों ने दिया जी। सरकार ने सबसे ज्यादा अगर लोन माफ किया तो सरकारी बैंकों के माध्यम से माफ किया। कोई भी प्राइवेट सेक्टर लोन माफी के एरिया में नहीं आता है। तीसरी बात यह है कि एनपीए बढ़ने का कारण यह है जब सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की लेंडिंग जो 40% होती है, टोटल लेंडिंग की प्राइवेट सेक्टर में लेंडिंग 40% होती है, वो 40% गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक कर रहा है। सबसे ज्यादा एनपीए उसी सेक्टर में होता है। तो अब बताएं आप कि किसका लोन ज्यादा होगा, किसका एनपीए ज्यादा होगा? सरकारी बैंकों का होगा ऑब्वियसली, क्योंकि काम गिरेगा वही जो घोड़े की सवारी करेगा, जो चलेगा ही नहीं वो क्या गिरेगा? अरे भाई, जब सबसे ज्यादा लोन वही बांट रहे हैं तो एनपीए भी उन्हीं को सबसे ज्यादा होगा ना। नंबर 2, सरकार ने कहा भाई जब सरकार की सारी योजनाएं होती हैं कि किसानों का कर्जा माफ, तो एनपीए किसका होगा? सरकारी बैंकों का होगा। सरकार ने, अभी मैं आपको एक बताऊं, ऑपरेशन ट्विस्ट 2026 से 2030 तक के लिए डिक्लेयर हुआ है। ऑपरेशन ट्विस्ट में यह कहा गया है कि सरकार ने जितने भी आज तक बॉन्ड इशू किए हैं जिनकी मैच्योरिटी 2026 से लेकर के 2030 तक हो रही है, उसको ऑपरेशन ट्विस्ट के तहत मोनेटाइज किया जाएगा, अर्थात उसकी जगह पर लाया जाएगा एक बिल, ट्रेजरी बिल नीलाम किया जाएगा और उससे जो पैसा आएगा उससे भुगतान किया जाएगा। फिर अगेन वही, किसका एनपीए बढ़ेगा? बैंकों का, सरकारी बैंकों का। तो भैया जब सारा काम आप सरकारी बैंकों से कराएंगे तो एनपीए तो उन्हीं का बढ़ेगा ना। प्राइवेट सेक्टर से काम ही नहीं कर रहा है तो उसका कहां से बढ़ेगा? ठीक है, मैं आऊंगा। सुशील एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। सुशील, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं शबनम पांडे जी जवाब दूंगा। सुशील जल्दी से बोलें। मैं प्यार से बोल रहा हूँ, मेरा सवाल शबनम पांडे जी से है। पूछिए। हाँ, मेरा ये कहना है कि अगर सारी योजनाओं के बारे में कहा जा रहा है, हमारे जो सरकारी बैंक है इनसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सारे टारगेट पूरे किए जा रहे हैं, जनधन योजना के किए जा रहे हैं, अटल पेंशन योजना के किए जा रहे हैं, तो हमारा कहना है कि ये प्राइवेट बैंक को भी क्यों नहीं टारगेट देती सरकार? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील हमारे साथ। शबनम पांडे जवाब में जल्दी से, बहुत सारे सवाल हो गए।
मुझे लगता है इतने सवालों के जवाब आप नहीं दे पाएंगी। से अगर राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंकों का, तो उस समय यही सोचा गया था कि बैंक अब सुचारू रूप से चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी सरकारों ने जिस तरीके से किसानों की, सबसे पहली चीज तो यही है कि किसानों की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया नहीं, लेकिन उनके कर्ज माफी का हर चुनाव में एक स्टंट खेला और कर्ज माफी का बोझ सरकारी बैंकों पे डालते चले गए, और एनपीए भी तमाम दबाव में सरकारी बैंक देते चले गए, और जिससे कि बैंक हमारा नुकसान में रहा, और जब कभी भी नुकसान में रहा सरकार ने फंड दिया और फिर उसे खड़ा करने की कोशिश की। तो इस तरीके से बार बार सरकारी फंड देके उसे खड़ा करना, ये कहीं भी बैंक को सुचारू रूप से चलाना नहीं कहा जा सकता है। तो अगर जो बहुत ही खस्ता हालत में है और जो बैंक अपनी आज की नई जो बैंक चलने की व्यवस्थाएं हैं, मैनेजमेंट है, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सका, उन बैंकों को जो बहुत नुकसान में निजी हाथों में, यही तो मुश्किल है। आईडीबीआई बैंक प्रॉफिट में है, निजीकरण नहीं कर रहे हैं। सुनिए बैंकों आईडीबीआई के साथ यही तो आप गलत, अब यहाँ पर आप गलत कह रही हैं। उन्हीं बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उन्हीं बैंकों के शेयर बेचे जा रहे हैं जो प्रॉफिट में है। नॉन प्रॉफिट वालों को तो मर्ज कर दिया गया। आईडीबीआई बैंक प्रॉफिट में है। अरे मैं सुनो, ये बता रहा हूँ, आईडीबीआई बैंक मर्ज कर दिया गया है, प्राइवेटाइज कर दिया गया है, उसके शेयर ज्यादातर बेचे जा चुके हैं। एसबीआई बैंक का 54% शेयर बेचा जा चुका है ऑलरेडी उसके पहले। अब प्राइवेटाइजेशन यानी 2-3% शेयर भी बेचा गया तो उसका मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा। एलआईसी प्रॉफिट में है, एसबीआई प्रॉफिट में है, पंजाब नेशनल बैंक प्रॉफिट में है, और मैं कितने बैंकों का नाम लूं जिनके शेयर बेचे जा रहे हैं वो सब प्रॉफिट में हैं। और मैं आपको बता दूं, आपके अनुराग ठाकुर जी ने कहा था अभी 4-5 दिन पहले की बात कर रहा हूं कि उन्हीं बैंकों का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा जो बैंक अपने पीक पर हैं, जो बैंक अच्छे प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के शेयर की वैल्यू ज्यादा मिलेगी। ये आदरणीय अनुराग ठाकुर जी ने कहा है, मैं उन्हीं के शब्द कोट कर रहा हूं। ऐसा कहीं नहीं। अगर किसी को भी, किसी कर्मचारी से पूछ लीजिए, किसी जनता से पूछ लीजिए, अगर ऐसे बैंकों का आप निजीकरण कर दें जो बैंक परेशान है, जिनका एनपीए ज्यादा है, जो घाटे में चल रहे हैं, किसी को कोई एतराज नहीं है। यहाँ तो प्रॉफिट वाले बैंकों को बेचा जा रहा है। मैं आऊंगा, कुछ दर्शक इस बीच है, मैं चाहूंगा कि सुनीता नोएडा से इस बीच है। सुनीता, क्या कहना चाहेंगी आप? नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2 दिन से हम बैंक से पैसे निकालने जा रहे हैं, लेकिन 2 दिन से बैंक से इतनी परेशानी हो रही है कि सर हम पैसा नहीं निकाल पा रहे। मेरी बेटी का एग्जाम था स्कूल में, लेकिन मेरी बेटी को स्कूल से एग्जाम में नहीं बैठने दिया, निकाल दिया मेरी बेटी को स्कूल से है। और फिर हमने भी सरकार के पास, प्रधानमंत्री जी के पास भी लेटर लिख के भेजा, कोई जवाब नहीं आया। हमारा जो काम था वो सारा ठप हो गया इन पैसों की वजह से। हमने ये भी कहा कि सर हमें कोई काम दीजिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर मैं चाहती हूँ आपके माध्यम से कि ये प्रधानमंत्री तक मेरी बात जाए और वो मेरी बात को अपने तक ध्यान में रख के कुछ हमारे को दे। सर कोई काम दीजिए ताकि हम अपनी बेटी को पढ़ा लिखा सके सर। ठीक है सुनीता, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राजेंद्र, एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। राजेंद्र, क्या कहना चाहेंगे आप? सर नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए जल्दी से। सर मेरा कहना है कि ये जो पार्टी है ये बनिया की पार्टी है। आप बनियों का उद्देश्य है पूंजीपति, तो पूंजीपति जो है वो सारा सरकारी कर्मचारी को प्राइवेट सेक्टर में देना चाहती है। सारा के कारोबार को प्राइवेट सेक्टर में देके पूंजीपति के हाथ मजबूत करना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों का ये जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, डीए क्यों रोका गया? कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था क्यों बंद की कि अपनी पेंशन आप लेते हैं और कर्मचारियों को पेंशन खत्म की है? ये सरकारी नेता लोग जितना है ये सब चोर है। कर्मचारी ईमानदार है और मेहनत से काम करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। अनुराग श्रीवास्तव जी भी हमारा। अनुराग श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो,
निजीकरण को लेकर बड़ी तादाद में जो है बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। आपकी मैं चाहूँगा कि मांगे क्या हैं, और निजीकरण को लेकर अगर सरकार सख्त रुख अपनाती है तो अब बैंक कर्मचारियों का रुख क्या होगा, जरा ये भी बता दीजिए। पहला तो देखिए सर, मेरा कहना है कि निजीकरण से फायदा क्या होगा। अगर जो अभी हमारे अर्थशास्त्री साहब ने कहा कि सिर्फ वही बैंक बेचे जा रहे हैं जो प्रॉफिट में है, तो इससे अच्छा अगर मिक्स्ड इकोनॉमी में जो लोग बैंक खरीदना चाहते हैं बिजनेसमैन, वो लाइसेंस ले, अपना प्राइवेट बैंक चला के देख लें, है ना। सरकारी बैंक होने के फायदे पहले सुन लीजिए। पहला तो मोनोपोली नहीं रहेगी किसी की, उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का लक्ष्य नहीं होता है, उनका होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ताकि हर आदमी को बैंकिंग सुविधा मिल सके। दूसरा, जो सर्विस चार्जेज हैं वो रीजनेबल होती हैं और स्टेबिलिटी रहती है, अपने मनमाने ढंग से सर्विस चार्ज नहीं बढ़ाते हैं। और तीसरा, रीजनल इम्बैलेंस जो है, जितने भी प्राइवेट बैंक आप देखेंगे उनकी ब्रांचें कहाँ मेट्रो में है या बड़े शहरों में है, वो किसी भी दूर दराज क्षेत्र में सारे शाखाएं आपको सरकारी बैंकों में सरकारी बैंकों में मिलेंगी। जो हमारा आखिरी गांव का गरीब जनता है उसको सारी सेवाएं हमारी सरकारी बैंक वाले दे रहे हैं। और सबसे बड़ी क्षेत्र जो अभी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बात की हमारे अर्थशास्त्री साहब ने, जो हमारे एग्रीकल्चर है, कॉटेज इंडस्ट्री है, ये सारे काम तो हमारे सरकारी बैंक कर रहे हैं। जनधन खाते तो सबसे ज्यादा 90-95% हमारे सरकारी बैंकों ने खोले हैं, प्राइवेट बैंक कहाँ खोल पा रहे हैं। अभी स्वनिधि का लोन है, आप देख लीजिए, सब सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी है। उसके बाद इसका एक फायदा और मिलता है, जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन करते हैं, दूर देहात में साथों में जब बैंक शाखा होती है तो उस क्षेत्र के जो ग्रामीण जन हैं उनके अंदर एक बचत की आदत भी डेवलप होती है। वो अपना बचत भी करते, जमा प्रेरित होते हैं, जब जमा करते हैं बैंक में, साथ में अपने किसी जरूरत के लिए ऋण भी ले सकते हैं अपने पास भी ब्रांचों में। इसमें जो पर कैपिटा डिपॉजिट 1969 में 88 रुपए था, आज वो इंडिया का पर कैपिटा डिपॉजिट करीब 20,000 के आसपास पहुंच गया है। ये सब इसमें जो इतना इंक्लूजन हो रहा है, इसमें सारा हाथ सरकारी बैंकों का है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। राम कुमार इस बीच एक दर्शक है। राम कुमार, क्या कहना चाहेंगे आप? जी नमस्कार, बोलिए। कहना चाहता हूँ सर, तो पूरी बैंकों का निजीकरण कर देंगे, सरकारी को संस्थान नहीं बचेगा, तो हमारी स्कीम उसी तरह से हो जाएगी जैसे राज्य परिवहन का निजीकरण कर दिया गया और अब दोगुना तिगुना पैसा बंटवारे ले रहे हैं। इसी प्रकार से बैंक वाले मोनोपोली करेंगे, कस्टमर के साथ बदतमीजी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में भारतीय नागरिक अपने आप को स्वतंत्रता महसूस नहीं कर सकेंगे सर, तो बहुत परेशान होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राम कुमार जी हमसे जुड़ने के लिए। राम कुमार का कहना है कि लोग परेशान हो जाएंगे निजीकरण अगर होता है। फिलहाल हमारे साथ प्रवीण भी जुड़े। प्रवीण, आप क्या कहेंगे अगर निजीकरण को लेकर सरकार आगे बढ़ती है, जिस तरह से 2 दिन की हड़ताल पर तमाम बड़ी तादाद में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं, रुख क्या होगा आगे? आपका क्या प्लान है, क्या रोड मैप है? देखिए निजीकरण से जो बैंकिंग सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों, दूर दराज क्षेत्रों में जो अब इस समय मिल रही है वो सब बंद हो जाएगी। सरकारी योजनाएं जैसे PMSBY, PMJJBY, 12 रुपए का इंश्योरेंस, 330 में का इंश्योरेंस, जो कि नॉर्मल रेट पे 2 लाख का बीमा मिलता है, ये सभी योजनाएं जो गवर्नमेंट की हैं और ग्रामीण जनता और गरीब जनता को मिलती है, निजीकरण होने से ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। KCC लोन प्राइवेट बैंक नहीं देने वाला है। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जो गरीब जनता को उपलब्ध हो रही थी वो सब बंद हो जाएंगी। सत्येंद्र हमारे साथ एक दर्शक है। सत्येंद्र, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो सत्येंद्र, हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ ये राजी कर रही है। मैंने बदायूं में 2019 में एक ज्यादा करता दिया था बैंक से, तो उसके मैनेजर ने मेरा जबरदस्ती वो कर दिया, उसने दिया मेरा। हाँ सत्येंद्र, आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं आ पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। प्रवीण, जैसा कि कहना है, बैंक कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि भाई तमाम सरकारी योजनाएं वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाएंगी। राजेंद्र अवस्थी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि अगर बैंक
का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था उसके पीछे केवल लाभ कमाना ही नहीं था, उसके पीछे पब्लिक को सर्विस देना भी था। और जिन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं नहीं पहुंच पा रहे थे वहां तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना था। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट उन सेक्टर्स में देना था जो हमारे कमजोर तबके हैं, वहां पे हमको सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काम करना था। वहां पे मूलभूत सुविधाएं में वृद्धि करनी थी, इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, केवल लाभ कमाने के उद्देश्य नहीं किया गया था। इससे पहले तमाम सारी प्राइवेट बैंकें नेशनलाइज कर दी गई और तमाम सारी प्राइवेट बैंकें फेल भी हो चुकी हैं। काशीनाथ स्टेट बैंक फेल हुई, उसको स्टेट बैंक ने टेक ओवर किया। हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक फेल हुई, उसको आपके पंजाब नेशनल बैंक ने टेक ओवर किया। लक्ष्मी कमर्शियल बैंक फेल हुई, तमाम सारी प्राइवेट बैंकें इससे पहले फेल हो चुकी है जिनको नेशनलाइज बैंक को मर्ज किया गया है। इससे पहले जो हमारे कोई भी नेशनलाइज बैंक कभी फेल नहीं हुई है, केवल प्रॉफिट में कम ज्यादा जरूर हुआ है। और इससे पहले अभी ठीक है, मैं आऊंगा राजेंद्र आपके पास। नरेंद्र इस वक्त जुड़ गए एक दर्शक। नरेंद्र क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं अर्जुन बोल रहा हूँ गाजियाबाद से, लोकली से। जी अर्जुन बोले, माफ कीजिएगा, बोले अर्जुन। हाँ सर मेरा मैं नौने गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। अभी आप बोल रहे थे ये बैंकों को निजीकरण करा जा रहा है। हाँ बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बैंकों के निजीकरण की बात कर रहे थे सर अभी। सर किसी भी सरकारी बैंक में जाते हैं तो अपने काम कराते हैं, घंटों जो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं वो फटाफट काम करते हैं। तो लेट क्यों कराया जा रहा है? लेट कराने का कारण क्या है? कोई निजीकरण कराने का कारण क्या है? काम करते हैं हम तो सरकारी है। ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन हमारे साथ जुड़ा। अर्जुन एक सवाल आया है अर्जुन का, मैं चाहूँगा इसको राजेंद्र अवस्थी जी, अर्जुन एक दर्शक हैं जो गाजियाबाद से जुड़े हुए थे और उनका ये तर्क है, उनका कहना है कि भाई जो प्राइवेट बैंक होते हैं उनमें काम और सर्विसेज उनकी बहुत अच्छी होती हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, लेकिन सरकारी बैंकों में हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसको लेकर ऐसा जो वो कह रहे हैं, केवल प्राइवेट बैंकों के पास हमारा कस्टमर जो हाई कस्टमर नेट बैंकिंग करना मालूम होता है तो अपने वाउचर भरना तुमको मालूम है। इस तरह प्रोफाइल उनके पास नहीं, इस तरह का काम केवल नेशनलाइज बैंक कर रही है। जहां पर कस्टमर आता है तो उस काम को वाउचर भरना पड़ता है, कभी कभी हमें अंगूठा लगाकर पेमेंट करना पड़ता है, कभी कभी उनको वाउचर देना सिखाना पड़ता है। तो हमारे पास वर्क का जो सोशल बैंकिंग इतनी ज्यादा है कि सोशल बैंकिंग करने में कभी कभी ऐसा होता है कि हम उतनी अच्छी सुविधाएं चाह कर भी नहीं ले पाते। ऐसा नहीं कि बैंक हमारा नेशनलाइज बैंक एम्प्लॉय जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो सुविधाएं नहीं देना चाहता या नहीं देता है, वो पूरी सुविधाएं देता है, पूरा अपना 100% पे करने की कोशिश करता है, मगर कस्टमर बेस हमारे पास ऐसा है कभी कभी इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है राजन जी, आपकी बात आ गई। फिलहाल शबनम पांडे जी, कई सवाल हैं जो भूपेंद्र जी ने उठाए, जो दर्शक भी हमारे साथ पूछ रहे हैं, ये कि आप जब निजीकरण करेंगी तो तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं क्या ये गरीबों तक पहुंचाएंगी? एक बड़ी बात एनपीए को लेकर कही गई, शेयर को लेकर कही गई कि भाई ये बात कही गई कि हम जो बैंक घाटे में चल रहे हैं उन्हीं के शेयर जो है बेचे जाएंगे, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो बैंक प्रॉफिट में उनकी भी हिस्सेदारी जो है वो साफ तौर पे बेची जा रही है। इन तमाम सवालों को लेकर क्या कहेंगे आप, शबनम पांडे जी? देखिए, एक तो मैं बार बार सुन रही हूँ कि तमाम जनता को इस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है कि सारे बैंक प्राइवेट हो जाएंगे। ये गलत बात है। मुश्किल से 3-4 बैंकों पे अभी तक चर्चा चल रही है, अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन 3-4 जो मझोले रैंक के बैंक हैं उन पे चर्चा चल रही है कि उसको प्राइवेट किया जाएगा, अन्य सभी सरकारी बैंक सरकारी ही रहेंगे। तो इस बात की चिंता करना गलत है कि जनता कहाँ जाएगी और किस तरीके से जनता के सरोकार रखने वाली योजनाएं कैसे चलेगी और योजनाएं बंद हो जाएंगी। ऐसा कहीं नहीं होता कि योजनाएं बंद हो जाएंगी, तमाम सरकारी बैंक वहीं के वहीं रहेंगे। 3-4 ऐसे बैंक हैं जो सचमुच अभी सही से उनकी कार्यप्रणाली नहीं चल रही है, तो उनको सरकार, जल्दी से मैं चाहूंगा कि टिप्पणी ले लेते। भूपेंद्र जी क्या कहेंगे आप?
करेगी और साथ साथ उन बैंकों को निजी हाथ में देके सुचारू तरीके से, और उन बैंकों में जिन ग्राहकों का खाता है वो भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। भ्रमित करने की जरूरत नहीं है। नहीं, भ्रमित करने की जरूरत इसलिए है, आप एक चीज बताएं, वो बैंक अगर प्राइवेट सेक्टर में चल रहा, अगर बैंक सरकारी क्षेत्र में चल रहा है तो नुकसान में है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो सुख आपके पर आ जाएंगे क्या? जा रही है, उन्होंने गलत नाम लिया है, वो बैंक निजीकरण की तरफ नहीं जा रही है। जो बैंक जा रही है, आप गलत बता रही हैं। आईडीबीआई बैंक हो चुका है, आपको मैं बता रहा हूं, आईडीबीआई बैंक हो चुका है, मैं गवर्नमेंट डेटा कोट कर रहा हूं। आईडीबीआई बैंक ऑलरेडी हो चुका है, एसबीआई का प्रपोजल है, एलआईसी का प्रपोजल है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल आप गवर्नमेंट डेटा चेक कर लीजिए। मैं वित्त मंत्री की तरह संसद में खड़े होकर के झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं टीवी पर बोल रहा हूँ। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये हो चुका है। अभी कोई डेटा इस तरीके का नहीं आया कि आ चुका है, आप अपडेट नहीं है, आ चुका है, भूपेन जी झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, वो डेटा रख के बोल रहे हैं। कहीं नहीं आया अभी तक कि एसबीआई बिक रहा है, एलआईसी बिक रहा है। अरे शेयर बिक रहा है भाई, शेयर बिक रहा है, सरकार का प्रपोजल है, आप पढ़िए ना उसको, सरकार का प्रपोजल है, आप लोग अपडेट होकर के आते नहीं, पता नहीं क्या है। पब्लिक डोमेन में ऐसा कोई पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है, आप पढ़िए, एलआईसी प्रपोजल में है, संसद में खड़े होकर के बोला गया है। ठीक है, आपकी बात आ गई। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। शबनम पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रवीण कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजेंद्र अवस्थी जी आपका शुक्रिया, भूपेन तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनुराग श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो निजीकरण का फैसला मोदी सरकार ले रही है, क्या निजीकरण से हल निकलेगा, ये अपने आप में बड़ी सवाल है। पुरानी व्यवस्था को भी हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन निजीकरण को लेकर बड़े पैमाने पर बैंक कर्मचारियों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, हड़ताल पर है, जिससे आम आदमी परेशान है। इन सब के बीच कई ऐसे सवाल हैं जो सरकार को देने होंगे। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।